हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास का टॉपिक है हिंदी भाषा ज्ञान। पार्ट नंबर 40 को डिस्कस करते हैं। जैसे सीजीएल, पीजीटी, एक्साइज, स्टेनो और भी वे सारे एग्जाम जहां भी हिंदी लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा क्लास। उससे पहले एक बात है, उत्तराखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ था 2021 में, तो उसी का ऑफिशियल पेपर को मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। मैं आपसे चर्चा किया था एक बार कि जितना भी इंडिया के अंदर एग्जाम हुआ होगा तो उससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है से यहाँ पे लूँगा। और साथ ही साथ मैं हिंदी लिटरेचर भी अब धीरे धीरे ऐड करना शुरू कर दिया हूँ। हिंदी लिटरेचर वे सारे क्वेश्चन जो नॉर्मल हिंदी में पूछ जाते हैं वही सारे ना, ज़्यादा हम लोग को गुड़ अंदर में लिटरेचर में नहीं जाना है, जैसे मैं पहले ही बता चुका था। क्वेश्चन है, होरी किस उपन्यास का पात्र है? आप लोग आंसर कीजिए जरा। लास्ट लेक्चर में इसको लिया था, आपको बताया था, इस क्वेश्चन को मैं आपको डिस्कस किया था। और देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है। तो एक स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर आप क्वेश्चन किस तरह से तैयार करते हैं, तो मैं क्वेश्चन इस तरह से तैयार करता हूँ कि कहीं ना कहीं वो आपको देखने को मिल ही जाएगा। अपने पास इन्फॉर्मेशन रखिए, इन्फॉर्मेशन रहेगा तो सिलेक्शन पक्का है। सिलेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्फॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 40। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और साथ ही साथ क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन तो हो सकता है कोई क्वेश्चन इजी लगे, साथ में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसको भी याद रखिएगा, काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा आप लोग के लिए। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? फारसी, गुरुमुखी, देवनागरी या फिर मैथिली? बहुत इजी है, सबको पता होगा देवनागरी। अब मैं पूछ दूं कि देवनागरी लिपि की पहचान क्या है, तब इसमें बहुत लोग फंस जाएंगे। तो देवनागरी लिपि की पहचान है कि उसको एक सिरा रेखा से पहचाना जाता है। सिरा रेखा आखिर होता क्या है बता देते हैं। जैसे सिरा रेखा है ना, तो बस इसको सिरा रेखा लिख दिया। तो सिरा रेखा क्या होता है? तो सिरा रेखा में जो भी रेखा खींच रहा हूँ उसी को सिरा रेखा कहते हैं। तो अगर पूछेगा कि देवनागरी लिपि की पहचान क्या है, तो बोल दीजिएगा कि सिरा रेखा, यानी कि ये वाला जो लाइन दिख रहा है ये इसी को आप लोग सिरा रेखा के नाम से जानते हैं। ओके, तो यही पहचान होता है देवनागरी लिपि का। तो हिंदी भाषा की यही लिपि है देवनागरी लिपि। आप लोग देखने मिलेगा आर्टिकल 343 वगैरह में ऐसा मेंशन है, ओके, कि हिंदी भाषा जो भारत की राजकीय भाषा है और इसकी लिपि देवनागरी होगी। फारसी जो है लिपि उर्दू लिखा जाता है, गुरुमुखी पंजाबी का है। बाकी जो हिंदी शब्द है एक्चुअली में यह फारसी भाषा का शब्द है ना, हिंदी जो है सिर्फ फारसी भाषा का शब्द है। उर्दू देखने को मिलता है तुर्की भाषा का शब्द है। ये सब कुछ याद रख सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। संविधान की अष्टम सूची में कितनी भाषाएं हैं? 15, 18, 20 या फिर 22? तो अष्टम सूची यानी आठवीं सूची में 22 भाषाएं टोटल मेंशन है ना। लेटेस्ट 4 भाषा कौन ऐड किया था, याद है आपको? लेटेस्ट 4 भाषा जो ऐड किया गया था, आपको से जीके में पूछते हैं क्वेश्चन। तो देखिए हिंदी के क्वेश्चन ना जो जीके में बनता है ना, आपको वो भी पूछ देते हैं। ये क्या एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि संविधान के 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं हैं, और भाषा तो एक लैंग्वेज है, तो सूची कनेक्ट कैसे है? तो क्वेश्चन जो नॉर्मल जीके में बन सकता है जनरल नॉलेज में, हिंदी से भी उठा के पूछ सकते हैं, कुछ से भी उठा के पूछ सकते हैं आपको जनरल नॉलेज में। तो 22 भाषाओं में देख लीजिएगा। यहाँ पे जो लेटेस्ट 4 था वो था बोडो, डोगरी, उसका था मैथिली और उसके बाद था संथाली। तो 4 लैंग्वेज को ऐड किया था। बोडो बोडोलैंड आसाम, डोगरी जम्मू कश्मीर बोला जाता है, मैथिली आपको मिथिला रीजन में देखने को मिलेगा, और संथाली तो झारखंड बोला जाता है। यह 2003-2004 में इसको ऐड किया गया था, याद रखिएगा, संविधान में संशोधन करके ऐड किया गया था। लेटेस्ट है ना, संथाली भी है झारखंड का। तो 22 भाषाओं में 22 भाषाओं में संस्कृत भी है, नेपाली भी है, इंडिया ओबियसली है, लेकिन इंग्लिश को कहीं स्थान हम लोग नहीं दिए हैं 22 भाषा में ना, तो इसको याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। सही वर्तनी वाले शब्द को चुनिए, यानी बताना है कि किसका स्पेलिंग यहाँ पे सही है। निरोग, निरोग, निरोग या फिर निरोग, कौन सही है बताइए? इसका सही आंसर बी होगा। निरोग सही ऐसा लिखाता है, ऐसा नहीं लिखाता है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वह सोता है में सोना कौन सी क्रिया है, या सोता कौन सी क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक क्रिया या फिर समापिका क्रिया? तो सोना आपको मैं पहले ही बताया था कि वे सारी क्रियाएं जिसका अपना कोई कर्म नहीं होता है उसको आप लोग अकर्मक क्रिया बोलते हैं। इसमें अकर्मक क्रिया है। जैसे अगर क्रिया में क्वेश्चन लगाएं वह क्या सोता है, तो आंसर तो नहीं मिलने वाला है कुछ। अगर आंसर मिल गया तो समझिए कि उसका कर्म है, यानी कि वह सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ओके, तो इसको याद रख सकते हैं आप लोग। वह सोता है में सोना क्रिया हो गया, नाचना क्रिया हो गया, ये सब ना रोना क्रिया हो गया। ये क्रियाएं अकर्मक होती हैं, इसका अपना कर्म नहीं होता है। बाकी अकर्मक क्रिया की पहचान बता दिया। सकर्मक क्रिया का अगर एग्जाम्पल बोलें, वह पुस्तक पढ़ता है, तो अगर मैं बोल लूँ कि वह क्या पढ़ता है, तो आंसर मिल गया पुस्तक, तो वहाँ पे कर्म उसका पुस्तक हो जाएगा, यानी कि सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ओके, तो इसको देख लीजिएगा। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 प्रकार होता है, सकर्मक, अकर्मक, और सकर्मक, अकर्मक, और सकर्मक का भी 2 क्रिया देखने को मिलेगा, एक कर्मक और द्विकर्मक ना। चलिए, प्रेरणार्थक क्रिया किसी अपने काम नहीं करता है, करता दूसरे से करवाता है। समापिका क्रिया में एक ऐसा क्रिया होगा जो कि आपको लगेगा कि पहले वह हो चुका है, वहाँ पे समापिका क्रिया होता है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन 5, इनमें से कौन सा वाक्य सही है? चाकू से बंदर को काटकर सेब खिला दो, चाकू से सेब को काटकर बंदर को खिला दो, चाकू से काटकर बंदर को सेब खिला दो, या फिर चाकू से बंदर और सेब को काटकर खिला दो। कौन सही है? सही आंसर इसका बी होगा, चाकू से सेब को काटना है, आपको सेब को काटना है और बंदर को खिलाना, तो सही आंसर इसका बी होगा। ऑर्डर देख लीजिएगा इसका। बाकी वाक्य के ऐसे रचना के दृष्टिकोण से देखें तो 3 प्रकार होते हैं। ये सब डेटा याद रखिएगा, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। रचना के दृष्टिकोण से वाक्य 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और अर्थ के दृष्टिकोण से वाक्य 8 प्रकार होते हैं, आपको मैं बताया था। ओके, तो इसको याद रख सकते हैं, 3 और अर्थ के दृष्टिकोण से 8। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा निपात है? निपात बताना है कौन है, क्या, ही, क्यों और कैसा। निपात समझते हैं क्या होता है? निपात वे सारे शब्द होते हैं जो करते क्या है कि किसी पर जोर देने के लिए होते हैं। जैसे मैं ही दोषी हूं, एक सेंटेंस है मैं ही दोषी हूं, तो यहाँ पे ही जो शब्द है आप लोग जोर देने के लिए यूज कर रहे हैं। अंग्रेजी में आप लोग इम्फेटिक पढ़े हैं, तो इम्फेटिक यानी कि इम्फेसिस देने के लिए, जोर देने के लिए जो यूज होता है उसको आप लोग निपात के नाम से जानते हैं। तो ही हो गया, भी हो गया, ये सारे शब्द आपको जोर देने के लिए यूज करता है। जैसे श्याम ही चोर है, ठीक है, मैं भी जाऊंगा, तो यहाँ पे जोर देने के लिए यूज किया जाता है सब शब्द, तो निपात ही हो जाएगा। क्या, क्यों, कैसा, ये सब तो आपको प्रोनाउन भी देखने को मिलता है, सब क्वेश्चन वर्ड है। अंधे की लाठी मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत ईजी है, एक क्वेश्चन आया हुआ था। अंधे को लाठी देना, अंधे से लाठी लेना, एकमात्र सहारा या फिर लाठी का एक नाम। एकमात्र सहारा होता है ना। लाठी का अंग्रेजी क्या होता है, कोई जानता है? लाठी का अंग्रेजी लॉग होता है, इस तरह से ना, इसको याद रख सकते हैं, लॉग मतलब लाठी होता है। क्वेश्चन 8 है, उपकार को मानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? कृतज्ञ, कृतज्ञ, परोपकारी या फिर उपकारी। इसका सही आंसर क्या होगा? उपकार को मानने वाला, जो उपकार किया है उसको कोई मानता है तो उसको आप लोग कृतज्ञ बोलते हैं, और जो किए उपकार को नहीं मानता है वो आपका कृतज्ञ हो जाएगा। कृतज्ञ का जस्ट उल्टा मीनिंग यानी कि विपरीतार्थक शब्द जो है से कृतज्ञ हो जाता है ना। कृतज्ञ कृतज्ञ दोनों एक दूसरे के क्या है? विपरीतार्थक शब्द हैं, याद रखें। परोपकारी, उपकारी, परोपकारी क्या होता है, उपकारी क्या होता है, दोनों में अंतर पता है? उपकारी मतलब किसी को आप उपकार कर दिए तो आपको ऐसा लगता है कि वो हमको आगे चल के हेल्प करेगा, तो उसको उपकार आप कर दिए। परोपकार होता है निस्वार्थ भावना से, अगर किसी को आपको उपकार करते हैं तब उसको आपको परोपकार बोलते हैं ना। दूसरों पर किया गया निस्वार्थ भावना से अगर कुछ हेल्प करते हैं तब परोपकार होता है। आपको कोई इसमें चांस नहीं है कि जो है आप उधर से हेल्प मिलेगा ही, लेकिन उपकार में थोड़ा बहुत आप चांस होप रखते हैं कि आज मैंने किया है तो कल मुझे भी किया जाएगा। आंसर इसका बी हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चंद्रहास किसका एक पर्यायवाची शब्द है? आर्यमान किसने किसने देखा है? आप लोग देखते हैं ये सब जो सीरियल वगैरह होता था, छोटा था तो मैं बहुत देखता था, मेरा आदत था ये सब सुपर हीरो देखना। तो चंद्रहास किसका है? वहाँ पे देखिएगा, चंद्रहास की खोज में आर्यमान जो है निकलते हैं ना। तीर, बाण, तीर, धनुष, बाण या फिर तलवार। तो जो चंद्रहास था ना एक तरह का तलवार ही था। वहाँ पे देखिएगा बहुत ही चमकता दमकता एक तलवार था, उसमें बहुत ज़्यादा पावर था उस तलवार में, जिसके पास होता पूरा वर्ल्ड पे राज करता है, ऐसा इसमें बताया गया था। तो चंद्रहास मतलब तलवार होता है। तीर देख लीजिएगा, तीर और बाण, तीर हो गया, बाण हो गया, तो तीर तो समझते होंगे, तीर और बाण एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। धनुष समझते होंगे क्या होता है, जिस पर आप लोग बाण को चढ़ाकर छोड़ते हैं, और ये जो जिसमें तीर या बाण को रखते हैं उसको तर्कस कहा जाता है। इस तरह का देखे ना, इस तरह का जो होता है तो उसको आप लोग तर्कस के नाम से जानते हैं, जिसमें तीर को रखा जाता है, तो इसको आइडिया रखें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। आंसर डी हो गया। व्याकरण के अनुसार मोहन बड़ा परिश्रमी है, इस वाक्य में बड़ा क्या है? बड़ा को पहचान करना है, क्या है? विशेषण, सर्वनाम, प्रविशेषण या फिर अव्यय। सब वर्ड को क्लियर करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। बड़ा जो शब्द है, यह एक शब्द उसके बाद एक शब्द है परिश्रमी। परिश्रमी क्या है? परिश्रमी मतलब लेबोरियस, एक तरह का एडजेक्टिव है यानी कि विशेषण है। उससे पहले वो बता रहा है कि परिश्रमी कितना है। अरे भाई परिश्रमी थोड़ा बहुत नहीं है भाई, बहुत बड़ा परिश्रमी है। क्या है? बड़ा ही परिश्रमी है, यानी कि जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उनको प्रविशेषण कहा जाता है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। और यहाँ पे परिश्रमी पूछ देता तो आंसर विशेषण हो जाता नहीं, ठीक है। मोहन यहाँ पे संज्ञा है, आपको ध्यान देना है। सर्वनाम मैं तुम यह वह होता है। अब ये तो अविकारी शब्द ही बोलते हैं आप इसको, जैसे कि इसका किसी भी लिंग काल वचन में परिवर्तन नहीं होता है, आपको पिछला क्लास में भी शायद बताया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। प्रविशेषण हो गया, जो विशेषण की विशेषता बतलाए उसे प्रविशेषण कहते हैं। ऐसे स्टेटमेंट दे के भी क्वेश्चन आपसे पूछ देते हैं। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा, अमरकांत या फिर रामचंद्र शुक्ल। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए, अब कुछ जो इंपॉर्टेंट बुक्स है और आथर उससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो रामचंद्र शुक्ल, इनको आचार्य शुक्ल के नाम से भी जाना जाता है ना। तो रामचंद्र शुक्ल 11 वर्ष का समय
एक कहानी के लेखक हैं। रामचंद्र शुक्ल को अब जैसे बताया था आचार्य शुक्ल के नाम से फेमस है। ये रामचंद्र शुक्ल हैं, आपको इनको याद रखिएगा इनके बारे में। ये अनुस्वार और विसर्ग नाम सुने हैं, अनुस्वार को विसर्ग, इसको अयोगवाह के नाम से जाना गया है ना, यही जो है से अयोगवाह जो है से बोले हैं, अयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग को, इसको ध्यान रखें। बाकी प्रेमचंद वगैरह के बारे में तो जानते होंगे, अभी आएगा क्वेश्चन जब होरी वाला, तो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए आ गया, यही क्वेश्चन था जो थंबनेल में आपने देखा था, और मैं उसमें आपको लास्ट जो लेक्चर लिया था उसमें मैं साफ साफ एक बुक का नाम दिया था और बताया था कि बताइए ये जो बुक है वह उसका नाम क्या है, किसने लिखा है। और उसके अंदर मैं हिंट भी दिया था कि इसमें 2 पर्सन थे, होरी और हीरा। तो होरी जो है से एक गाय लेकर आता है, बहुत अच्छा गाय होता है, तो पूरा उसको देखने के लिए पूरा गांव आता है। लेकिन एक हीरा नाम का प्राणी होता है, उसको ये चीज़ पसंद नहीं आता है, उसको ईर्ष्या भाव मन में उत्पन्न हो जाती है, तो वह क्या करता है, उसको गाय को विष दे देता है। तो मतलब ग्रामीण जो जीवन है ना उसका इस चित्रण किया गया है उस उपन्यास में। ओके, तो ये उपन्यास का नाम है गोदान। गोदान के बारे में याद रखिए, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट यह उपन्यास है प्रेमचंद का। 1936 में इसका प्रकाशन किया गया था। बोला जाता है कि यह प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है और यह उपन्यास एक अधूरा था। बाद में इनके जो पुत्र थे अमृत रॉय, वही जो है पूरा किए थे इस गोदान को ना, तो याद रख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन इस तरह से आता है, तो कोई भी चीज़ आप लोग से देता हूँ या पूछता हूँ तो कहीं ना कहीं आपसे जो है एग्जाम में पूछा जाता है, फालतू की चीज़ें देने से क्या फ़ायदा है। ओके, तो चलते हैं। बाकी गबन, सेवा सदन सारा जो है प्रेमचंद ही लिखे हैं। बूढ़ी काकी वगैरह देखिए, 2 बैलों की कथा हो गया, पूस की रात हो गया, ये सब आपको प्रेमचंद का ही सब रचनाएं हैं ना। चलिए गोदान आंसर हो गया, सारा चीज़ याद रखिएगा। होरी और हीरा भी इसी का पार्ट है। बाकी 2 बैलों की कथा जो है उसमें भी याद रख लीजिएगा, जो बैल का नाम था ना हीरा मोती था, तो वहाँ से उसको याद रखिएगा। पूस की रात में जो कुत्ता था उसको कभी कभी पूछते हैं, उसका नाम जबरा था ना, याद रखिए। बाकी मानस कहाँ से एक अलग बन जाता है, तो इसका जो है से अमृतलाल नागर के द्वारा यह लिखा गया बुक है। इनमें से कौन अष्टछाप के कवि हैं, तो अष्टछाप के कवि कृष्णदास, तुलसीदास, केशव दास या फिर मतीराम। इसका आंसर देखिए आपको देखने को मिल जाएगा कृष्णदास जी, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। 8 जो है से भक्ति जो कवि है, भक्ति सेंट है, उनमें 8 कवि को अष्टछाप कहा गया है। वह 8 कवि कौन कौन से हैं ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन उठा के डायरेक्ट दे देते हैं आपसे। तो अष्टछाप के कवि पूछें तो 8 कवि में 4 जो थे वल्लभाचार्य के शिष्य थे, नाम तो सुने होंगे वल्लभाचार्य का, तो उसमें सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास आते हैं ना, तो यही आंसर हो गया कृष्णदास। बाकी अन्य 4 गोस्वामी बिलदास के शिष्य थे जिनका नाम है गोविंद स्वामी, नंददास, छित स्वामी और चतुर्भुज दास। तो 4 4 8 हो गया, तो टोटल अष्टछाप में 8 कवियों का यह ग्रुप है। इसके बारे में आइडिया जरूर रखना है। कृष्ण दास एक अष्टछाप के कवि माने जाते हैं, ठीक है। अब ऐसे देखिएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेंगे सूरदास ना, और ऐसे जो कुंभन दास है उसमें सबसे ज्येष्ठ है, यानी कि सबसे बड़े हैं ना, इसको याद रख सकते हैं। इसको जरूर याद रखिएगा, अष्टछाप के कवि कौन कौन है, आपको छांटने के लिए डायरेक्ट दे देते हैं। यह जनरल हिंदी में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन 14, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। यह किसकी रचना है बताना है। पंक्ति को देखिए किससे उठाया गया है, मतलब कौन इसके रचनाकार हैं। महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर जयशंकर प्रसाद। सही आंसर सी होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए एक तरह का जो छायावादी कवि हैं, तो ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट कवि है, यही इन्हीं का एक स्टोरी से उठाया गया है। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। इसके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इसके साथ साथ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और भी बुक लिखे हैं, जैसे अनामिका हो गया, आराधना बोलिए, परिमल बोलिए, कुकुरमुत्ता वगैरह, तो ये सारे बुक हैं। महादेवी वर्मा का बुक के बारे में नाम लें तो एक है इनका दीपशिखा, इंपॉर्टेंट बुक है दीपशिखा। मेरा परिवार भी एक बुक है इनका ना, मेरा परिवार, तो एमपी लिख देता हूँ मेरा परिवार। और एक बुक है इनका निलंबरा ना, निलंबरा इनका एक बुक है। 3 बुक बता दिया महादेवी वर्मा का, दीपशिखा, मेरा परिवार, निलंबरा। निलंबरा इन भी होना चाहिए था। चलिए बाकी सुमित्रा नंदन पंत का बुक याद रखिएगा, इनका चितंबरा बुक है ना, चितंबरा बुक है इनका। अब देखिए चितंबरा और चितकोबरा से कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। एक चितकोबरा है वह मृदुला गर्ग जी लिखे हैं ना, ये जो चितंबरा है वो लिखे हैं सुमित्रा नंदन पंत। इसके लिए 1968 में इनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिल चुका है, इसीलिए बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद को आप लोग याद रखते हैं, कामयानी बुक लिखे हैं ना, ये भी एक छायावादी कवि देखने को मिलेंगे। अभी छायावाद के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, सब चीज़ ध्यान से देख लीजिएगा। फिर से एक बार बताता हूँ, बुक एंड ऑथर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसके आंसर हो गए। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। बाकी इनके बुक में कुछ और है, आराधना है, अनामिका है, परिमल हो गया, कुकुरमुत्ता वगैरह बुक हो गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का।
महादेवी वर्मा का दीपशिखा, मेरा परिवार और नीलम्बरा। नीलम्बरा चितम्बरा लिखे हैं सुमंत्र पंत और चितकोबरा लिखी हैं मृदुलागर। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जयशंकर प्रसाद कामयानी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। छायावादी कवि देखने को मिलते हैं जयशंकर प्रसाद, अभी चर्चा करते हैं, एक क्वेश्चन आएगा उसमें। एक जो यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो स्टेटमेंट है बहुत ही फेमस है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। ये सोधरा से उठाया गया है, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखा गया है ना, तो इसको याद रखिएगा, यशोधरा मैथिली शरण गुप्त। ये जो स्टेटमेंट है काफ़ी ज़्यादा फेमस है हिंदी लिटरेचर में। बाकी जो सुमित्रानंदन पंत हैं, इनको प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से आप लोग जानते हैं ना, प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त और दिनकर जी को राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त है ना, याद रखिएगा। उर्वशी किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। सही आंसर भी होगा, सबको पता होगा। उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है, इसके बारे में आइडिया जरूर रखें। बहुत ही फेमस बुक है रामधारी सिंह दिनकर, यही राष्ट्र कवि हैं, और मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्र कवि ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही बोला जाएगा, टाइम टू टाइम जो है से उनको मतलब जो रचना है उसके अनुसार जो है राष्ट्र कवि का दर्जा दिया जाता है ना। चलिए, जिस तरह से हिंदी का कोई राष्ट्रभाषा हम लोग का नहीं है, राजभाषा का दर्जा है, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं हिंदी को इसीलिए राष्ट्र भाषा है, इसीलिए राष्ट्रभाषा का भी दर्जा बोला जाता है, लेकिन ऑफिशियल ऐसा कोई मेंशन नहीं है संविधान में। क्वेश्चन 16, सर्कस उपन्यास के लेखक कौन है? याद रखें इनके बारे में, संजीव जो है से लिखे हैं सर्कस उपन्यास, याद जरूर रखें। बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन मैं धीरे धीरे आपको करके प्रोवाइड करा ही रहा हूँ, हिंदी लिटरेचर भी ऐड कर ही दिया हूँ, तो देख लीजिएगा, ऐसे हर एक चीज़ आपको कवर हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन जरूर रखिए, मेरा तो कहना यही रहता है कि इन्फॉर्मेशन आप लोग जितना ले सकते हैं लीजिए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन रहेगा तो बहुत चीज़ आप लोग कर लीजिएगा अपने पास। आंसर हो गया सी। अब वही क्वेश्चन के बारे में आ गया, छायावाद के बारे में चर्चा कर रहा था कि छायावाद का समय कब से कब तक माना जाता है। शायद आपको याद होगा, एक क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, और वो मैं जो डिस्कस किया था वो भी जो है से एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही था, तो क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 1918 से 35, 1920 से 1936, 1936 से 1940 या फिर 1900 से 1920। आप लोग इसको अगर गूगल पे सर्च कीजिएगा ना, तो आंसर आपको मिलेगा 1918 से लेकर 1936 तक। तो 1918 से 1936 तक आएगा, लेकिन बहुत सारे बुक जो हैं इसको साल जो है 1920 से मानते हैं और 20 से 36 तक लेते हैं, तो सही आंसर इसका बी ही लगाइएगा। 18 से लेकर 36 होता है तो 35 तक ही दिया है, ऑप्शन तो ऐसा है नहीं, लेकिन सही जो सही सबसे ज़्यादा सही आंसर है वो 20 से लेकर 36 ही होगा ना, छायावाद का युग। आखिर ये छायावाद होता क्या है? मैंने गूगल से डायरेक्ट पूछा, तो देखिए गूगल का आंसर क्या आया था कि जो छायावाद होता है हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान की वह काव्य धारा है जो लगभग 1918 से 1936 तक की प्रमुख युगवादी रही। समझ रहे हैं, लगभग बोला है 1918 से 36 तक ना, तो इसीलिए 1920 से 1936 तक ले लेते इसका टाइम पीरियड छायावाद का। इसमें बहुत सारा रोमांटिक जो है से काव्य की रचना हुई थी। अब इसमें रोमांटिक कवि अगर पूछ दें आपसे तो कौन कौन है, देख लीजिए। जयशंकर प्रसाद जो कि कामयानी के लिए जाना जाते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बता ही दिया अभी, जो उनका जो अभी देखिएगा आराधना वगैरह बुक। सुमित्रानंदन पंत हो गए, महादेवी वर्मा हैं, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी हैं, तो ये सब बारे में आप लोग याद रखते हैं, ये सब छायावाद के कवि हैं। ओके, तो छायावाद का टाइम पीरियड 1920 से 1936 तक हो गया। एक मिनट, जो यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी दिख रहे हैं, इनसे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। इनका एक बुक है तरंगिनी, क्या है बुक? तरंगिनी नाम है उसका। उसके लिए हिंदी का पहला साहित्य अकादमी अवार्ड इन्हीं को मिला है। जो साहित्य अकादमी अवार्ड आप लोग देखे हैं मिलता है हिंदी में, तो हिंदी का पहला साहित्य अकादमी अवार्ड इन्हीं को मिला था, माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में। इसको आइडिया जरूर रखें, आपसे जीके में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 1955 साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, साहित्य अकादमी अवार्ड, क्या लिखता हूँ कभी कभी, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था हिंदी के लिए, पर पहला बार मिला था इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। बुक का नाम था तरंगिनी, माखनलाल चतुर्वेदी थे कवि। संसद से सड़क तक पुस्तक के लेखक कौन है? सुदामा पांडे, धूमिल, केदारनाथ सिंह, रघुवीर सहाय या फिर गजानन माधव मुक्ति बोध। आंसर इसका सुदामा पांडे, धूमिल हो जाएंगे। आंसर इसका ए होगा, संसद से सड़क तक। रामचरितमानस, पता नहीं कितनी बार यह क्वेश्चन आ चुका है, अब पूछा ही जाता है, ठीक है, रिपीटेडली, अरे हर एक एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। सूरदास, कबीरदास, केशवदास या फिर तुलसीदास। सबको पता होगा रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास के गुरु कौन थे? नरहरिदास ना, तुलसीदास के गुरु का नाम था नरहरिदास। तो आज तो आप लोग टीचर्स डे मना ही रहे हैं, चलिए, नरहरिदास गुरु थे तुलसीदास के। ये जो रामचरितमानस है ओरिजिनली देख लीजिए अवधी में लिखा गया था ना, अवधी भाषा में लिखा गया है।
रामायण और महाभारत दोनों जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ओके, और लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था पद्मावत, याद है आपको? पद्मावत जो है ब्रज भाषा में लिखा हुआ है ना, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन 20, प्रेम सागर किसकी रचना है? सदल मिश्र, लल्लू लाल, सूरदास या फिर मीराबाई? सही आंसर इसका बी होगा, लल्लू लाल जी हैं प्रेम सागर का संकलन किए हैं। सूरदास सूर सागर का संकलन किए हैं, याद रखें। कुछ में अगर हिंदी लिटरेचर में अंदर में जाके बात करें तो याद रखिएगा, जैसे हिंदी गद्य है तो हिंदी गद्य के 4 स्तंभ हैं, 4 स्तंभ में 4 कवि हैं, और 4 कवि का नाम याद रखिएगा। ये जो लल्लू लाल है और सदल मिश्र ये तो है ही, साथ ही साथ इंसा अल्लाह खान और मुंशी सदा सुख लाल, मुंशी सदा सुख लाल, ये 4 स्तंभ माने जाते हैं, याद रखिएगा। 4 फिर से बताता हूँ, सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां और मुंशी सदा सुख लाल, ये 4 स्तंभ हैं, हिंदी गद्य के 4 स्तंभ हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। सूरदास कोई बार में देखिएगा, सूर सागर संग किया, मीराबाई तो भक्ति सेन थे, कृष्ण भगवान से रिलेटेड है ना, को पता होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है परिणति, परनति, परनीति या फिर परिनीति, क्या होना चाहिए? परिणति जो है आपका सही शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, याद रखें। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, नेट वगैरह भी देखिएगा ना तो वहां से भी इसका आंसर ना आपको गलत मिल जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? उज्ज्वल, कौन सा सही है इसमें? एक तो ऑप्शन है ही नहीं, जो लोग गलत करते हैं, जो लोग गलत करते हैं वो ऑप्शन आज है ही नहीं। एक जो होता है ना, लोग जो ज़्यादा जो गलत लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, ऐसे, बोला तो ऑप्शन है ही नहीं, ये भी गलत ही है। सही ऑप्शन आंसर होगा इसका सी ना, सी ऑप्शन जो है सही होगा। उज्ज्वल जो है इस तरह से लिखा जाता है। श्रृंगार किस तरह से लिखा जाता है? इस तरह देखिएगा, नेट वगैरह पे चाहे और भी कहीं पे ऐसा ही मिल जाता है, जल्दी जल्दी में लिख देते हैं, ये भी गलती है, शुद्ध रूप यही है। श्रृंगार बहुत लोग गलत लिखते हैं, कैसे लिखें? यहाँ पे श्रृंगार, रुकिए जरा, ए वाला सही है श्रृंगार या फिर ए वाला सही है? कौन सा सही है? ऊपर वाला सही है, ये गलत है ना, इसको याद रखिएगा। श्रृंगार इस तरह से लिखा जाता है, और उज्ज्वल तो बता ही दिया। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। संधि का शाब्दिक अर्थ पता है ना, जोड़ना होता है ना, संधि का मतलब मेल करना या फिर जोड़ना, ऐसे ही पूछ सकते हैं। दयानंद में कौन सा संधि है? इसका अगर संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? दया प्लस आनंद। आइए डिटेल में बता ही देते हैं। दया प्लस आनंद, यहाँ पे दया, आया प्लस आ प्लस आ मिलकर क्या बन गया? दया वही बना तो आ बना, दया आ, तो दया मतलब आ, यानी कि यहाँ पे दीर्घ संधि है ना। दीर्घ स्वर आप लोग पढ़े हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ और प्लुत तो पढ़े होंगे। तो हर्ष में क्या क्या आता है? 4 ही होता है, जैसे अ हो जाए, छोटी ई हो जाए, छोटी ऊ और हर्षरी, 4 जो है आपके हर्ष स्वर में आते हैं। बाकी 4 और यहाँ हो गया, और बाकी जितना भी 7 बचा होगा रेस्ट देख लीजिएगा, वो सारे आपको दीर्घ स्वर में गिने जाते हैं ना। तो यहाँ पे जो आ गया एक क्या है? एक दीर्घ स्वर का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से अगर आ मिलकर आ बनता है, या फिर आ मिलेगा तो भी आ ही बनेगा, अ मिलेगा तो भी आ बनेगा, या फिर आ या अ मिलेगा तो भी आ ही बनता है। तो वहाँ पे दीर्घ संधि का एग्जाम्पल होता है, इसको याद रखिएगा। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में और डिटेल में बताते हैं। तमोगुण में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। व्यंजन, विसर्ग, यन, गुण, क्या होना चाहिए? इसमें ना विसर्ग संधि है। जैसे अगर बात करें, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तमोगुण, तमह जोड़ गुण, इसका संधि विच्छेद ए होगा। तमह प्लस गुण मिलकर तमोगुण बन गया। तो यहाँ पे विसर्ग लगा है तो चुपचाप इसको विसर्ग संधि लगा देना है, ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता इसमें नहीं है। जैसे अगर बात करें मनः जोड़ योग, क्या होता है? एक पढ़े होंगे मनः जोड़ योग, तो क्या बन गया? यह बन गया मनोयोग। तो इसमें भी जो है सब विसर्ग संधि देखने को मिलेगा, तो इसका आंसर बी हो गया। बाकी कुछ बताते हैं हम। संधि का 3 प्रकार बता ही दिया, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और स्वर संधि हो गया। बाकी स्वर संधि का 5 प्रकार होता है, जिसमें एक तो यन हो गया, दूसरा गुण हो गया, तीसरा अगर देखें तो एक हो गया वृद्धि, चौथा दीर्घ हो गया, और 5वां आयादी हो गया। तो संधि के सब याद रख लीजिएगा। कभी कभी बोलते क्या है ना कि बताइए कि इनमें से कौन जो है स्वर संधि का प्रकार नहीं है, तो कुछ और संधि डाल देंगे ना। तीसरे भी क्वेश्चन आते हैं, सब चीज़ को ध्यान से देख लेना है। संधि के 3 प्रकार, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, और बाकी स्वर के अंदर में जाइएगा तो भी 5 प्रकार होते हैं, यन संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि और आयादी संधि। क्वेश्चन नंबर 25, यथासंभव शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि या फिर द्वंद्व समास।
इसमें अव्ययी भाव होगा, क्योंकि यथा जो शब्द है एक अव्यय का एग्जाम्पल है ना। यथासंभव मतलब जितना संभव हो सके, तो उसको बोलते हैं यथा। क्वेश्चन 26, मंदबुद्धि शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, द्वंद्व समास या फिर तत्पुरुष समास। सही आंसर इसका ये हो जाएगा मंदबुद्धि। इसको अगर समास वगैरह करें तो इस तरह से होगा, मंद है जो बुद्धि वह ना, मंद है जो बुद्धि वह, उसी को बोलेंगे मंदबुद्धि। तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा, थोड़ा सा यह टफ है लेकिन इसमें बहुव्रीहि समास ही है, मंद है जो बुद्धि वह ना। चलिए अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, ये सब तो बता ही दिया था अभी। समास के 6 भेद होते हैं, कितनी बार बता चुका हूँ, रट गया होगा। और देखिए यहाँ पर हिंदी अगर आप लोग पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा, तो समास आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना है। समास, संधि, ये सब जरूर पढ़ लेना है। अगर वर्ण आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो संधि तो समझ में आने का बात ही नहीं है। वर्ण अगर आपको समझ में नहीं आता है तो संधि एकदम चांस मत रखिएगा कि आपको समझ में आ जाएगा, तो वर्ण को डिटेल में आपको समझना ही पड़ेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अवतीर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग मतलब पहले आता है ना, प्रत्यय बाद में आता है। अभी, अव, अप या फिर अनु। तो अवतीर्ण में अ प्लस तीर्ण से मिलकर अवतीर्ण बना है ना, इसको याद रखिएगा, अवतीर्ण होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। परि उपसर्ग से बनने वाले शब्द का चयन कीजिए। प्रतिजोड़वादी, प्रसिद्ध, परिजोड़ कर्मा या फिर पराजय। देख लीजिएगा इसका आंसर हो जाएगा परि है ना, तो परि जोड़ कर्मा परिकर्मा होगा। इसमें प्रतिजोड़वादी होता है, प्र इसमें है प्रजोड़ सिद्ध प्रसिद्ध, और पराजय में आपको परा उपसर्ग देखने को मिलेगा, पराजोड़ जय पराजय हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। कृषि शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कृषि में आप लोगों को देखने को मिलेगा कृषि में ई लगा हुआ है, तब जाके कृषि बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा छोटी ई इसमें होगा ना, अगर हो सकता है दूसरा ऑप्शन में बड़ी ई करके दे दें तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो मूर्धन स है इसमें आपको छोटी ए की मात्रा लगा हुआ है ना, तो इसके लिए ए यूज, सॉरी ए नहीं यूज होता है, ए यूज होता है। क्वेश्चन 30, त प्रत्यय से बनने वाले शब्द का चयन कीजिए। प्रत्यय धातु के बाद में लगते हैं, तो त प्रत्यय आप लोग पहचान भी सकते होंगे। इसमें तो लास्ट में क है, यह है, तो यहाँ पे त लगने का बात ही नहीं है। नेता में आ इधर से दिख रहा है, त प्रत्यय मृत में ही लगा हुआ है। बाकी मृत के साथ साथ अगर कुछ और शब्द बताएं जिसमें त प्रत्यय लगता है, इंपॉर्टेंट कृत हो गया, उसके बाद आगत, एक शब्द याद रखें, आगत में भी त प्रत्यय है, और विगत, ये भी जो है सो विगत, इसमें भी त प्रत्यय देखने को मिलेगा। पाठक में अक प्रत्यय लगा हुआ है ना, पाठ जोड़क पाठक। ज्ञातव्य में तव्य प्रत्यय लगा हुआ है, तव्य प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, ज्ञा प्लस तव्य, ज्ञातव्य। गंतव्य वगैरह देखे होंगे, इस सब में भी तव्य प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। तो कैसा लगा आज का लेक्चर? फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा, आपसे अपेक्षा रहता है कि आप लोग फीडबैक दें, और अगर लगता है वीडियो कि लाइक करने के लायक और शेयर करने के लायक है तो जरूर कर दें, क्योंकि सोसाइटी में एजुकेशन और मोटिवेशन को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।